जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों 7,547 पदों पर वैकेंसी जारी हो चुकी है। अब दोस्तों आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लग भी गए होंगे और दोस्तों इसकी परीक्षा भी जल्द शुरू हो जाएगी, तो आपको अपनी प्रैक्टिस जरूर से करते रहना है। आज की वीडियो में दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुका हूं। इससे पहले दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए सभी वीडियो को, और सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड हम 85 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो हर वीडियो को मैं उसी हिसाब से लेकर आता हूं ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को एक बार ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चनों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाता है? दोस्तों क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको बताते चलना है ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है ये सभी को पता चल सके, आपको जानकारी हो सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और अभी आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यदि मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा राजा था जिसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का यह शासक था। ठीक है, और एक चीज आपको जरूर से याद रख लेना है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके काल को साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका दोस्तों? साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल, इसी के शासन काल को कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों इसकी मैं बात करूं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रख लेना है गुप्त वंश की स्थापना पुस्तक में श्री गुप्त देखने को मिल जाता है। श्री गुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गुप्त वंश में एक शासक हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त को किस नाम से? कविराज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसलिए दोस्तों इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई थी। जो भी सिक्के इसने जारी किए थे ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहां पर दोस्तों कुमार गुप्त की, तो कुमार गुप्त से रिलेटेड एक चीज आपको याद रख लेना है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने ही करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। तो गुप्त वंश से रिलेटेड ये सभी चीजें आपको जरूर से याद रखना है। और एक चीज जो हर एग्जाम में देखने को मिलती है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त वंश के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। तो गुप्त वंश से जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे क्वेश्चन सभी मैंने इसी क्वेश्चन में आपको कवर करा दिए हैं। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा जो भी चीज आपको याद ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की बात हो तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था। इन्होंने दोस्तों यह आकलन 1868 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था। और उस समय दोस्तों 20 रुपये, कितनी? 20 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी। ठीक है, 20 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी उस समय 1868 में, याद रखिएगा।
अब दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक पूछी जाती है पत्रिका, उसको आपको याद रख लेना है, राफ्त गुफ्तार पत्रिका। राफ्त गुफ्तार पत्रिका किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। पूछा जाता है कि पहले फारसी व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल निम्न में से किस देश की देन है? जितने भी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेके आया हूं सभी दोस्तों दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से डेली आपको शाम को 6 बजे जीके जीएस की क्लास देखने को मिल जाएगी, तो डेली शाम को 6 बजे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, अब बताइए शून्यकाल निम्न में से किस देश की देन है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा, शून्यकाल दोस्तों ऑप्शन आपका राइट हो जाता है डी, भारत। भारत ने दोस्तों शून्यकाल की देन की थी, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्नकाल कब से कब तक होता है? तो 11 से 12 बजे के बीच में दोस्तों प्रश्नकाल होता है। उसके बाद दोस्तों शून्यकाल शुरू होता है, और शून्यकाल दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच में होता है, और उसके बाद आम कार्यवाही की जाती है। आम कार्यवाही कितने बजे के बाद की जाती है? तो 2 बजे के बाद दोस्तों आम कार्यवाही की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो शून्यकाल 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, आप सभी को पता होगा। तो बजट से भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन जो भी हुए हैं उन सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चंद्रयान से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार कवर कर लीजिएगा। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। फिर दोस्तों 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व आया, याद रख लीजिएगा, क्या आया? टाइगर रिजर्व आया। उसके बाद दोस्तों 1986 यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नोट डाउन करते चलिएगा, संरक्षण अधिनियम को लाया गया। उसके बाद दोस्तों 1993 में प्रोजेक्ट हाथी को लाया गया। किसको? प्रोजेक्ट हाथी को लाया गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 2002 लाया गया, और 2002 में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद दोस्तों 2009 में डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाया गया, और 2010 में दोस्तों याद रखिएगा 2010 में हाथी को विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। तो ये सभी चीजें लाइन से आपको नोट डाउन कर लेनी है और याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप में दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? क्या दोस्तों? स्वच्छ सुजल प्रदेश एग्जाम में पूछा जाता है, स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको सभी पता होगा अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है, तो ये भी चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलों को टक्कर से बचाने के लिए किस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। यदि मैं बात करूं कि रेलों को टक्कर से बचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। कवच मिशन योजना की शुरुआत की गई है, इससे रेलों को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैदान, ये मैदान नहीं है दोस्तों, मैदान कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सा मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है?
खादर मैदान, भावर मैदान, तराई मैदान या फिर बांगर मैदान? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, खादर मैदान। खादर मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है। नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है वो खादर मैदान में देखने को मिलती है। यदि मैं भावर मैदान की बात करूं तो बड़े बड़े पत्थर, छोटे जमीन उबड़ खाबड़, कृषि नहीं की जाती है। यानी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जमीन उबड़ खाबड़ होती है और कृषि नहीं की जाती है, उसे दोस्तों भावर मैदान कहते हैं। तराई मैदान क्या होता है? यहाँ नदियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पर नदियाँ होती हैं लेकिन ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर गन्ना और धान की फसल की जाती है, ठीक है। बांगर मैदान किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो नदियों के जल का पानी पहुँच नहीं पाता है उसे दोस्तों बांगर मैदान कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब चला था? तो जल्दी से बताइए। सन 1920 में, सन 1920 में असहयोग आंदोलन लाया गया था। लेकिन इसे स्थगित क्यों किया गया था? जब असहयोग आंदोलन का दोस्तों ये आक्रोश चल रहा था भारत में, तो गोरखपुर एक जगह है चौरी चौरा, याद रखिएगा। कौन सी जगह? चौरी चौरा जगह है। वहां पर दोस्तों सन 1920 ईस्वी में आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया था? आंदोलन जोरों शोरों से किया था और पुलिस ने गोलियां चलवा दी थी, लाठीचार्ज कर दिया था। तो इससे जो पब्लिक गुस्सा हुई और पब्लिक ने क्या किया कि एक पुलिस स्टेशन था जिसमें आग लगा दी थी और जिसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले मर गए थे। जब यह खबर गांधी जी को पता चली तो गांधी जी आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। तो असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित हुआ था? ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है। चौरी चौरा कांड के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? मोपला विद्रोह, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, मोपला विद्रोह ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, केरल में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जल्दी से सेट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुँचनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है, जरूर से याद रख लेना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बैरोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना का नाम आपको याद रख लेना है। इनके तहत दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इन्होंने क्या किया था? एक हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो बाद में दोस्तों गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनाए गए तो इन्हें 1833 चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें दोस्तों क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल होगा। और गवर्नर, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे,
ठीक है, यहां पर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का नाम दिया गया है, तो आपको याद रख लेना है रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड कि ये दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यहां पर लॉर्ड कैनिंग का नाम भी आपको दिया गया है, तो भारत का पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ठीक है, जरूर से नोट डाउन कर लेना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको याद रख लेना है। लेकिन भारतीय के बारे में पूछे तो सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीर कमान का प्रयोग किस काल में मानव ने किया। तीर कमान, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आया ही नहीं है, और अब की बार दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया गया था, तो आपको याद रख लेना है ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों तीर कमान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यदि पुरा पाषाण काल की बात करूं तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज की थी मनुष्य ने। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया था, और तांबे की खोज नव पाषाण काल में ही की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां के काल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ रहे चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया साहित्य कला का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये तीनों चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की, सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि अरावली पर्वत है कहां पर, तो याद रख लीजिएगा राजस्थान में। कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में है अरावली पर्वत। ठीक है, और अरावली पर्वत को राजस्थान का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला को। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गुरु शिखर दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों धूपगढ़ दिया है, तो याद रख लीजिएगा धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की। किसकी दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ को कहा जाता है। डोडा बेटा की आपको याद रख लेना, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, यदि मैं कालूमार शिखर की बात करूं तो विंध्य पर्वत, याद रखिएगा विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कालूमार शिखर। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूं आपने नोट भी अच्छी तरीके से कर लिया होगा। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में देखने को मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाता है, बिहार। बिहार दोस्तों निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। यदि मैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करूं तो याद रख लीजिएगा केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यदि आपसे केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपसे पूछ ले न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर नगर हवेली। कौन सा दोस्तों, दादर नगर हवेली, छाप देना पेपर में बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संपत्ति से संबंधित है। कौन सी अनुसूची संपत्ति से संबंधित है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या छापना है, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची दोस्तों भारत के संविधान की जो अनुसूची है वो संपत्ति से रिलेटेड है। यदि 8वीं अनुसूची की बात करूं तो दोस्तों यह भाषा से है, भाषा आपको समझ लेना है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको याद होगा दोस्तों दल बदल कानून।
दल बदल कानून से संबंधित है। और छठवीं अनुसूची आप सभी जानते हैं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? जनजातीय क्षेत्र से। उंगलियों पर दोस्तों ये याद होनी चाहिए ताकि पेपर में आप आसानी से इन्हें छाप सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? नील बोर ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने, जे थॉमसन ने, माइकल फैराडे ने। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? परमाणु संरचना का सिद्धांत। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, परमाणु संरचना का सिद्धांत ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, नील्स बोर ने दिया था। ठीक है। यदि क्रिश्चियन हाइगेंस की बात करूं तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, क्या दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसे क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। जे थॉमसन ने क्या किया था? तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे जे थॉमसन। ठीक है। यदि माइकल फैराडे की बात करूं तो विद्युत अपघटन का नियम, क्या दोस्तों विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों याद जरूर से रखिएगा कितने क्वेश्चन आप राइट करते चल रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब कुछ पुरस्कार मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रख लेना है प्रीतजकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? प्रीतजकर, ये प्रीतजकर होता है शायद। प्रीतजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला, आपको याद रख लेना है, वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है। यदि दोस्तों मैं आपसे यहां पर बात करूं पुलित्जर और प्रीतजर दोनों अलग अलग हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। एक आता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा जगत में दिया जाता है। एक आता है दोस्तों धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक लास्ट आपको नोट डाउन कर लेना है, भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते थे सारे पुरस्कार मैंने नोट डाउन करा लिए हैं, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? कार्डियोलॉजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, कार्डियोलॉजी से शरीर के हृदय की जांच की जाती है। किससे? हृदय की जांच दोस्तों कार्डियोलॉजी से की जाती है। यदि मैं गुर्दे की बात करूं तो गुर्दे की जांच किससे की जाती है? आपको याद रख लेना है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के तहत दोस्तों गुर्दे की जांच की जाती है। मस्तिष्क की बात करूं तो मस्तिष्क के लिए आपने पढ़ा होगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के तहत मस्तिष्क की जांच की जाती है। और रुधिर की बात करूं तो रुधिर के लिए दोस्तों हेमेटोलॉजी। कौन सा दोस्तों? हेमेटोलॉजी की जांच की जाती है। किसकी? हेमेटोलॉजी की। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सरोद उस्ताद कहा जाता है? सरोद उस्ताद किसे कहा जाता है? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यदि मैं सरोद उस्ताद की बात करूं तो अमजद अली खां का नाम आपको याद रख लेना है। अमजद अली खां। क्या दोस्तों? अमजद अली खां को क्या कहा जाता है? सरोद उस्ताद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, पन्नालाल घोष, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद हुसैन खान, ये सारे अलग हैं। लेकिन सरोद की बात यहाँ पर की जाएगी तो ये सरोद से रिलेटेड नहीं है, ये सारे अलग अलग से हैं। लेकिन अमजद अली खां नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ऑप्शन में अमजद अली खां होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। 25 में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं कमेंट जरूर से करिएगा और इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से कर दीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे, कितने बजे, डेली शाम को 6 बजे आप सभी के लिए जीके जीएस की क्लास में लेके आता हूं अपने चैनल पर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।